स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। तो देखिए, आज की क्लास में बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि आपके इस चैप्टर का सबसे बेसिक टॉपिक है। रियल नंबर है ना, रियल नंबर का बेसिक टॉपिक है क्या, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ना, ये आपका बेसिक टॉपिक है। और इस टॉपिक से क्वेश्चन भी पूछा गया आपके एग्जाम में और पूछा भी जाएगा, ठीक ना मेरे भाई। तो देखिए, आज हम बेहतर ढंग से समझेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या है। समझ गए क्या? तो चले आगे, और आप लोग एकदम फोकस के साथ देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि क्या कहना चाह रहा है और कैसे आगे हम इसका यूज कर पाएंगे, ठीक ना मेरे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लेकिन एक बात और, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ने से पहले मुझे जानना पड़ेगा कि किसी भी नंबर का फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। समझ में आ गया क्या? मतलब मुझे यह पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। समझ गए? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। तो बात पहले कर लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से पहले फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। समझिएगा, मैंने क्या बोला कि मैंने बोला एक होता है फैक्टर, एक क्या होता है फैक्टर, और एक क्या होता है मल्टीपल। मल्टीपल, ये तो आप नाम सुने ही होंगे कि फैक्टर और मल्टीपल। अगर फैक्टर की बात करें तो जैसे मैं बोलूं आपको कि 10 का फैक्टर क्या क्या होगा, समझिएगा एग्जांपल के थ्रू कि व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 10, 10 का फैक्टर क्या क्या होगा। तो मुझे यह पता, पहले भी जानते होंगे कि एक ऐसा नंबर जो 10 को परफेक्टली डिवाइड कर दे। समझ में आ रही क्या मेरे बात? मैं ये कह रहा हूं कि 10 का अगर फैक्टर की बात करेगी तो मुझे वो नंबर ढूंढना होगा जो 10 को परफेक्टली डिवाइड करे, वो फैक्टर कहलाएगी। अब मुझे बताओ कि 10 को ऐसा कौन कौन नंबर है जो परफेक्टली डिवाइड कर रही है। तो 1 तो भाई सबको करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या 2 कर पाएगी? तो जी बिल्कुल 2 कर पाएगी, है ना। 2 भी 10 को परफेक्टली डिवाइड कर रही है। क्या 3 कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, तो 3 फैक्टर नहीं होगा। 4 कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। अच्छा, 5 कर पाएगी? जी बिल्कुल कर पाएगी, तो 5 एक क्या होगा? फैक्टर होगा। किसका? 10 का। अच्छा, 10 अपने आप में भी फैक्टर होगा, मतलब 10 का फैक्टर हम 10 कह सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं यहां यह देख पा रहा हूं कि 10 का फैक्टर 1, 2, 5 और 10 आया। ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई कि 10 का किसी भी नंबर का फैक्टर अगर निकालना हो तो उस नंबर को ढूंढना है ताकि वो नंबर जो दिया हुआ, जो गिवन नंबर है, उसको परफेक्टली डिवाइड कर दे, वो फैक्टर कहलाता है। जैसा कि एक एग्जांपल आपने देख लिया कि द फैक्टर ऑफ 10 1, 2, 5, 10, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल और लूं, मैं बोलूं आपसे कि भैया आप बता दो कि 15 का कौन कौन फैक्टर होगा। तो मुझे 15 का फैक्टर जानने के लिए मुझे वो पता करना पड़ेगा क्या, कि ऐसा कौन कौन नंबर है जो 15 को परफेक्टली डिवाइड कर दे। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है क्या? मैं ये कह रहा हूं कि 15 को ऐसा कौन कौन नंबर है जो परफेक्टली डिवाइड करे, ठीक ना। तो ये तो मुझे पता है कि 1 तो भाई सबको डिवाइड करेगा, तो 1 जितने भी नंबर है सबका फैक्टर होता है। अच्छा, 2 कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी ना 2, तो 2 नहीं होगा, 2 फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि 2 के टेबल में 15 आता ही नहीं है। 2 के टेबल में 15 आता ही नहीं, इसलिए 2 इज द नॉट अ फैक्टर ऑफ 15। समझ गया? क्या 3 कर पाएगी? सोच के देखो, 3 के टेबल में 15 आ रही है क्या? जी बिल्कुल आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 भी एक क्या होगा? फैक्टर होगा। 3 क्या होगा? 15 का एक फैक्टर होगा। क्या मुझे बताओ भाई, 4 फैक्टर होगा 15 का? 4 के टेबल में 15 आ रही है क्या? बिल्कुल नहीं आ रही है। तो मैं ये कहूंगा कि 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 15। तो 4 नहीं होगा, 5 होगा। जी बिल्कुल होगा, क्योंकि 5 के टेबल में 15 आ रही है, इसीलिए मैं फैक्टर बोल दूंगा। अच्छा, 6 होगा? नहीं होगा। 7 होगा? नहीं होगा। 8, 9, 10 नहीं होगा। लेकिन 15 का एक फैक्टर खुद भी होगा 15, तो ये मैं कह दूंगा। और ये सारा का सारा क्या है? ये फैक्टर है भाई, किसका? 10 का। और ये किसका फैक्टर है? 15 का। ओवरऑल किसी भी नंबर का फैक्टर मैं बता चुका हूं कि किसी भी नंबर का फैक्टर जो होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जो उस नंबर को परफेक्टली डिवाइड करती है।
समझ में आ गई क्या? चलो अब बात कर लेते हैं मल्टीपल के बारे में कि मल्टीपल क्या होता है। जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि भैया आप ये बता दो कि 5 का मल्टीपल क्या क्या होगा। 5 का मल्टीपल आपसे पूछा जा रहा है। मल्टीपल मैं ये कह रहा हूं मल्टीपल ऑफ 5 क्या क्या होगा, तो मुझे वो नंबर ढूंढना है जिसको 5 परफेक्टली डिवाइड कर दे। देखो समझना बातों को, लैंग्वेज पे ध्यान देना है। फैक्टर में मैंने ये बताया कि एक किसी भी नंबर का अगर फैक्टर निकालना हो तो वो नंबर हम ढूंढेंगे जो उस गिवन नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर दे। अब मल्टीपल की जहां तक बात है तो मल्टीपल के बारे में मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर से परफेक्टली डिवाइड हो जाए, है ना, मतलब 5 से परफेक्टली डिवाइड हो वो नंबर, तो वो सारा का सारा नंबर 5 का मल्टीपल कहलाएगा। जैसे देखो यहां पे 5 तो 5 अपने आप में मल्टीपल है 5 का। अच्छा 6 होगा नहीं, क्योंकि 6 को 5 परफेक्टली डिवाइड नहीं करेगा। 7 नहीं होगा, 6 8 9 10 होगा जी, बिल्कुल होगा। तो 10 यहां पे हम कह देंगे कि 5 भी एक मल्टीपल है, 10 भी मल्टीपल है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, 15 भी एक मल्टीपल है, 20 भी मल्टीपल है, 25 भी मल्टीपल है, और इसी प्रकार से इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब कोई अंत नहीं है इसका, ठीक है ना। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि मल्टीपल का अगर 5 का अगर मल्टीपल पूछेगा तो 5 का टेबल पढ़ देना है। 5 का क्या पढ़ देना है? टेबल। समझ गया? किसी प्रकार का कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी चीज है, पीछे भी आप पढ़ चुके हैं फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि 6 का मल्टीपल क्या क्या होगा, तो मैं ये कह रहा हूं 6 तो अपने आप में 6 भी मल्टीपल होगा 6 का। अच्छा इसका टेबल पढ़ो, 12 18, इसी प्रकार से इनफाइनाइट। तो यहां से एक कंक्लूजन और निकलता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि क्या, कि फैक्टर, किसी भी नंबर का फैक्टर एक फाइनाइट होता है। मतलब हम पता कर सकते हैं कि इस नंबर का 5 फैक्टर होगा या 6 फैक्टर होगा या 7 फैक्टर होगा या 10 फैक्टर होगा। लेकिन अगर किसी नंबर का मल्टीपल पूछेगा कि बताइए कि 5 का कितना मल्टीपल पॉसिबल है, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट। मतलब हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे उसको कि कितना मल्टीपल होगा, इनफाइनाइट मल्टीपल होगा। समझ गए क्या? बहुत इजी चीज है, बहुत हलवा चीज है। अब ये दोनों जब समझ गए, पता हम क्यों बता रहे हैं इस चीज को, मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आगे बस जस्ट थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, तो वहां पे मुझे फाइंड आउट करना है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। समझ गए क्या? इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं और डिटेल में बता रहा हूं, ठीक ना। चलिए इतना समझ गए फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। थोड़ा सा और आगे एक्सीड कर जाते हैं, तो वो क्या है? वो है मेरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या होता है, इसका क्या स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहा है ना, ये थ्योरम कहना क्या चाह रहा है वो समझना। कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर बट दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एंड ऑर्डर डजंट मैटर। समझना, अभी पल्ले नहीं पड़ा होगा, अभी पल्ले नहीं पड़ा होगा ना। यहां पे 2 नंबर आपके बीच में दिख रहा होगा, एक कंपोजिट नंबर, समझिएगा, एक कंपोजिट नंबर, एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मेरे भाई, मेरे लल्ला, बताओ क्या ये पता है तुम्हें कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है? नहीं पता ना? अब देखो बताते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को बोलेंगे, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को बोलेंगे, है ना, जिसका 2 से अधिक फैक्टर होगा। ऐसा नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर निकाला जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है, उसे मैं बोल दूंगा कि वो कंपोजिट नंबर है। समझ में आ गया? अगर प्राइम नंबर की बात बोलेगी कि प्राइम नंबर क्या होता है, तो मैं ये बोलूंगा कि ऐसा नंबर जिसका ओनली 2 फैक्टर ही निकाला जा सके। समझना बात को। कंपोजिट नंबर उस नंबर को बोलेंगे जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स होगा। लेकिन प्राइम नंबर में क्या होगा कि ओनली 2 फैक्टर।
कि ऐसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर हो और ऐसा नंबर जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर हो उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे अच्छा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2 3 4 5 6 8। क्या मुझे बताओ कि इसमें से कौन कौन कंपोजिट नंबर है, कौन कौन कंपोजिट नंबर है, बता पाओगे क्या? थोड़ा सोच के देखना। चलो देखते हैं क्या 2 कंपोजिट नंबर है। तो मैंने अभी जस्ट बताया भाई कि कंपोजिट नंबर क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर हो। लेकिन 2 में क्या मोर देन 2 फैक्टर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2 या तो 1 से जा रही है और खुद से जा रही है, इसमें तो 2 ही फैक्टर है ना। मैं ये कह रहा हूं कि 2 में केवल 2 फैक्टर है, 1 एंड 2, इसीलिए मैं इसे बोलूंगा कि ये कंपोजिट नंबर नहीं है। बस जस्ट आगे क्या 3 है? अरे बता दो, क्या 3 होगा कंपोजिट नंबर? नहीं होगा। वो कैसे नहीं होगा? देखो, क्योंकि मुझे पता है कि 3 का एक 1 फैक्टर होगा और 3 खुद में एक फैक्टर होगा, तो भाई ये भी क्रॉस हो गया ना। क्या बात कर रहे हो बताओ? 2 और 3 तो ऐसे रिजेक्ट हो गया, तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। हटो हटो हटो, तुम कंपोजिट नंबर नहीं हो, चलो साइड हो यहां से। अब आगे देखो भाई, इसका बारी है। क्या 4 कंपोजिट नंबर है? तो मैं चेक कर लेता हूं। अगर कंपोजिट नंबर होगा तो मोर देन 2 फैक्टर होगा। तो मुझे पता है कि 4 1 से भी जा रही है, डिवाइड हो रही है, 2 से भी जा रही है और 4 खुद से भी जा रही है। अब देखो यहां पे 4 का 3 फैक्टर निकल गया है, मोर देन 2 फैक्टर हो गया। तो मैं ये बोलूंगा भाई तुम रह जाओ कंपोजिट नंबर में, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है। अच्छा 5 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 एंड 5 इज द फैक्टर ऑफ 5, 2 ही फैक्टर है, इसलिए ये नहीं होगा। अच्छा 6 होगा? बिल्कुल होगा। 6 1 से भी जा रही है, 2 से भी जा रही है, 3 से भी जा रही है और 6 खुद से भी जा रही है। तो मैं ये बोलूंगा कि भैया 6 के पास ना 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसीलिए मैं बोलूंगा कि हाँ हाँ ये कंपोजिट नंबर होगा। तो मैं बोलूंगा जी जी बिल्कुल आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्या मुझे तुम ये बता सकते हो कि 8 कंपोजिट नंबर है कि नहीं है? 8 कंपोजिट नंबर होगा। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि 8 का 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 4 भी फैक्टर होगा, 8 खुद भी फैक्टर होगा। भाई क्यों नहीं होगा? मोर देन 2 फैक्टर आ गया ना, तो मैं बोलूंगा कि 8 इज द कंपोजिट नंबर। तो मैं बोलूंगा 8 भी क्या है? कंपोजिट नंबर है, ठीक ना? समझ में आ गई? चलो प्राइम नंबर क्या होता है भाई? प्राइम नंबर एग्जांपल देखो, जैसे मैं यहीं पे लिख देता हूं कि 5 6 7 8 9 10, बहुत सारा ले सकते हो अपने मन से। मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं कि क्या मुझे बताओ कि 5 6 7 8 9 10 में कौन सा प्राइम नंबर है? बता सकते हो क्या भाई मेरे? अभी मैंने जस्ट बताया कि प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर होता है, प्राइम नंबर का ओनली 2 फैक्टर होता है, ठीक ना? वो कौन कौन? 1 और वो स्वयं खुद, ठीक ना? तो क्या मुझे बताओ 5 का फैक्टर कौन कौन होगा? 5 1 से भी जा रही है, खुद से भी जा रही है, इसके अलावा तो कोई फैक्टर नहीं होगा। तो मैं बोलूंगा भैया आप तो सही हो, आप प्राइम नंबर में रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 6, अरे भाई 6 तो कंपोजिट नंबर है ना, तो मैं कहूंगा नहीं तुम नहीं हो सकते हो भाई, तुम नहीं हो सकते हो, है ना? अब यहां पे जैसे मैं आपसे बात करूं 7 के बारे में, तो मैं 7 के बारे में ये देख रहा हूं कि 1 भी फैक्टर है, 7 भी फैक्टर है, मैं बोलूंगा ठीक है भाई तुम रह जाओ, प्राइम नंबर हो तुम। अच्छा 8 तो नहीं होगा, अब देख सकते हो 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। क्या मेरा बात दिमाग में फिट हुआ? अगर नहीं हुआ तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखना है। मैं ये कह रहा हूं कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर, प्राइम नंबर ओनली 2 फैक्टर, वो प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक ना? अब इतना जब समझ गए तो अब स्टेटमेंट पे आते हैं। मैं इसको मिटा दूं? मिटा रहा हूं मैं। मुझे पता है कि आप लोग बहुत बेहतर ढंग से इस दोनों के बारे में समझ गए होंगे। अब देखिए थ्योरम क्या कहता है। थ्योरम ये कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेशन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कुछ पल्ले नहीं पड़ा ना? मैं एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल के थ्रू सारा कुछ क्लियर करवा देता हूं कि क्या कहना चाह रहा है ये थ्योरम, ठीक ना? अब देखिए यहां पे
कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, एक कंपोजिट नंबर ले लीजिए, आप मान के चलिए कंपोजिट नंबर 15 ले लीजिए, 15। और ये कहता है कि भैया कि इस कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझना, इस कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं, अगर 15 का प्राइम फैक्टर निकालो तो ये 3 पे जा रही है, 5 टाइम्स 5 1 है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 5 इंटू 1। कोई दिक्कत? मुझे बताओ कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? मुझे बताओ कि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं क्या? 15 को 3 इंटू 5 इंटू 1 लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे बताओ कि क्या इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, क्या मैं इस कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दिए, उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए हैं, है ना। अब आगे कह रहा है कि जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, मतलब आप इसको इसी प्रकार से लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा प्रकार से, दूसरा टाइप से नहीं लिख सकते हैं। लेकिन एक बात और कहा गया मेरे भाई कि ऑर्डर डजंट मैटर। अब ये कह दोगे कि सर इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 3, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 5 इंटू 1। भाई ये मैटर नहीं करता है कि आप नंबर को आप कहां कहां दे रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए लिखा गया है कि ऑर्डर डजंट मैटर, ठीक ना, समझ गए? ये सारा एक ही बात है, ये ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ठीक ना। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, मतलब आप इसको इसी प्रकार से लिख सकते हो, एक ही तरीका से लिख सकते हो। इसको आप दूसरे तरीका से कैसे लिखोगे? नहीं लिख पाओगे। अब दूसरा तरीका में तुम क्या कहोगे? यही नहीं कहोगे कि सर 5 को पहले कर देते हैं, बाद में कर देते हैं, बीच में कर देते हैं। वो मैटर ही नहीं करता है भाई, ठीक ना, वो मैटर ही नहीं करेगा, है ना। इसीलिए मैं इस पूरे स्टेटमेंट को एक एग्जांपल के थ्रू बता दिया कि ये कहना क्या चाह रहा है। एक एग्जांपल और ले लो और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं ले लेता हूं 32, या ऐसे ले लो, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं 50। तो 50 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मुझे बताओ कि 2 टाइम्स 25, 5 टाइम्स, तो क्या मुझे बताओ इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? फाइव इंटू 1, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? तो मुझे ये बताओ ना कि जो कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है, ये बताओ। और ये फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक भी है, ये भी बात है ना। तो मुझे ओवरऑल ये पता चला कि किसी भी कंपोजिट नंबर को जो भी स्टेटमेंट लिखा गया है वो सारा यहां पे ट्रू हो रहा है ना। तो जो स्टेटमेंट है इसी को बोला गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक ना, और कुछ नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सिर्फ एक ही बात कहता है, क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप लिख सकते हो, है ना। और वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। समझ गए क्या? बहुत इजी है, बहुत इजी, ठीक ना। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो अब बात कर लेते हैं किस पे, एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में, है ना। अब इस चीज का यूज करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने में। वो देखिए कैसे, यहां देखिए लिखा हुआ है एलसीएम और एचसीएफ। ऐसे तो लिखा हुआ है, हो सकता है समझ में आवे या ना भी आवे, लेकिन एक एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक ना। जैसे एलसीएम कहता यह है कि द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर। पल्ले नहीं पढ़ाना, थोड़ा पेशेंस रखो। एचसीएफ क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। नहीं समझ में आया ना, इसमें भी पेशेंस रखो। मैं एक एग्जांपल लेता हूं और सारा कुछ बता देता हूं, ठीक ना। मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे ये बताओ कि सर कि फाइंड द एलसीएम ऑफ
10 एंड, ये मेरा क्वेश्चन है, समझ में आएगी क्या? फाइंड द एलसीएम ऑफ 10 एंड 15। 10 एंड 15 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और उसके बाद देखना कि क्या होता है। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या होगा? अगर हम 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 से जाएगा 5, 5 1, मतलब इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो, अगर मैं 15 की बात करूं कि 15 का जो है प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो मैं 15 का अगर मैं यहां पे निकालूं तो ये 3 टाइम्स जा रहा है, 5 5 1, तो मैं 15 को ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू 5 इंटू 1। समझ में आ गया क्या? अब यहां पे मुझे बताना यह है कि एलसीएम इसका क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो ऊपर पर लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। इसका हाईएस्ट 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 1। अगर मैं ये कहूं कि एलसीएम किसका? 10 15, तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या क्या होगा वो देखना। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 1। अच्छा, 5 का भी हाईएस्ट पावर कितना है? 1। 1 को तो नहीं लेके चलना है, उसको रिजेक्ट कर दिए चलना है ना। यहां पे देखो 3 भी शामिल है, यहां भी 5 शामिल है, ठीक ना। 2 कितना बार है? 1 बार है, तो यहां पे लिखेंगे 2। अच्छा, 2 इसमें है नहीं है तो छोड़ देंगे। 5 यहां पे भी है, तो 5 कितना बार? 1 बार है, तो 5। अच्छा, 5 इसमें भी है ना, तो इसको अब दोबारा लेना नहीं है क्योंकि ये दोनों में क्या आ गया? कॉमन आ गया। अच्छा, 3 बच रहा है, 3 इसमें नहीं है तो 3 को भी यहां पे रखेंगे। और इस कंडीशन में जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। और यही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। समझ गए क्या? थोड़ा सा बाउंस किया होगा, मुझे पता है ना। जब एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लेने का प्रयास करता हूं। देखो, इसको मिटा दूं, चलो यहीं पे ले लेता हूं, इसको मिटा के। जैसे देखो, कहता है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 20 एंड 40। 20 एंड 40 का एलसीएम फाइंड आउट करना है मेरे भाई, ठीक ना। समझना, सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि 20 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद 40 को भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में क्या करेंगे? लिखेंगे। अच्छा, यहां पे 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या होगा, मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। 20 का देखो यहां पे 10 टाइम्स 5, मैं 20 को इतना तो कर लोगे ना, वो तो कर ही लोगे ना। अब यहां पे देखो 20 को मैं कैसे लिख रहा हूं? 2 इंटू 5 इंटू 1। अच्छा, 2 कितना बार है? 2 बार है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 1। अच्छा, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या होगा उसको मैं देख रहा हूं। 40 का 2 20, मैं 40 को ऐसे लिख सकता हूं कि 2 इंटू 5 इंटू 1। यहां पे 2 कितना बार है? 3 बार है, तो 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 इंटू 1। अब यहां पे आएगा मजा। क्या मजा आएगा? तो 20 एंड 40, तो एलसीएम ऑफ 20 एंड 40, इतना काम तो कर देना है ना, कि दोनों का हमने क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन किया, है ना। अब यहां पे मुझे ये देखना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको फॉलो करते हुए यहां से कुछ कॉमन खींचना है ना, उसको प्रोडक्ट कर देना है। बोला क्या गया? द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर। हाईएस्ट पावर कितना है? 2 का हाईएस्ट पावर कितना है?
3 है, 3 है ना, तो यहां पे लिखेंगे 2 टू द पावर 3, इसको ऐसे लिखेंगे। 5 का हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो यहां पे क्या लिखेंगे 5। अरे 5 तो यहां भी है ना, 5 तो यहां भी है, तो इसको दोबारा मत लिखना, ठीक ना। यहां पे लिखा हुआ है साफ द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर, सिर्फ हाईएस्ट पावर लेना है ना। अब यहां पे 2 टू द पावर 3 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 40। तो मतलब ये हुआ कि 20 एंड 40 का जो एलसीएम होगा वो आपका हो जाएगा 40। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, बहुत इजी चीज है। इस पे कुछ क्वेश्चन भी करवा देंगे जो एग्जाम में आया हुआ है ना। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो चीजें जहन में बैठती जाएगी, है ना, कि एक्चुअली में हो क्या रहा है ना। कोई भी चीज नया नया जब पढ़ते हैं ना तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि भाई एक्चुअली में चल क्या रहा है ना। जब धीरे धीरे उस चीज को बार बार देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करते हैं ना तो चीजें जब आने लगती है तो मजा आने लगता है फिर, है कि नहीं। तो घबराना नहीं है, दिक्कत थोड़ा बहुत हो सकता है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। मैथमेटिक्स मांगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें अधूरी रह जाएगी, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द मस्ट। आगे देखो एचसीएफ, एचसीएफ, एचसीएफ क्या हमने, एचसीएफ के बारे में हमने क्या बोला, मैंने बोला कि द मिनिमम पावर ऑफ, है ना, द मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, द प्रोडक्ट ऑफ मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक ना, बहुत इजी चीज है। जैसे देखो यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 5 एंड 20, या ऐसे ले लो 20 एंड 40। समझना काम वही होगी कि 20 का मुझे क्या लेना है भाई, प्राइम फैक्टर लेना है ना। इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है। पहला काम तो एलसीएम और एचसीएफ में यही करना है ना, कि उस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे, है ना। तो अगर हम 20 का करेंगे तो जस्ट बताए थे कि 20 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 1। अच्छा 40 को हमने क्या लिखा था अभी, 40 को हमने लिखा था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू, ऐसे आप लिख सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 इंटू 1। अब इतना करने के बाद मेरा एचसीएफ ये कहता है कि द मिनिमम पावर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मिनिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर या कॉमन फैक्टर, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, है ना। तो यहां पे मुझे ये दिख रहा है कि मिनिमम पावर कितना है भाई इसका 2, है ना, मिनिमम पावर कितना है 2, यहां पे मिनिमम पावर कितना है 1, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, तो इस कंडीशन में अगर हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ इसका 20 एंड 40 का, तो मुझे यहां से निकल के आएगा द प्रोडक्ट ऑफ मिनिमम पावर ऑफ 2 स्क्वायर। अच्छा एलसीएम में क्या था मैक्सिमम पावर ना, लेकिन इसमें क्या होगा मिनिमम पावर। समझ में आ गया क्या, मिनिमम पावर, ऐसा नहीं 2 टू द पावर 3 ले लीजिएगा, वो गलत हो जाएगा फिर, है ना। 2 का पावर क्या हो जाएगा 2, अब यहां पे 5 मिनिमम तो 1 ही है ना, तो इंटू 5 कर देंगे। तो इस कंडीशन में मेरा आंसर आएगा 20। मतलब ये हुआ कि 20 एंड 40 का जो एचसीएफ होगा वो 20 होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर का, 2 नंबर का या 3 नंबर का, है ना, या 3 नंबर का हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक ना। बशर्ते कि रूल्स पता होना चाहिए कि एलसीएम में क्या करना है और एचसीएफ में क्या करना है। समझ में आ गया क्या। और इसके बाद मैं जस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं जिसे आप लोग नोट कर लीजिएगा ध्यान से और पढ़ना भी उसको। देखिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं लिख रहा हूं, कह रहा है कि कोई दो नंबर है ए एंड बी, तो कहता है कि एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए एंड बी, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि एलसीएम ऑफ ए बी मतलब ए बी का एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी का एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर होता है। समझ में आ गया क्या? इसका एग्जांपल भी ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी हमने जस्ट बताया कि 20 एंड 40, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, है ना। और मैं ये दिखा रहा हूं कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो इधर, अभी हमने एलसीएम ऑफ 20 और 40 हमने क्या निकाला था? वो निकाला था 40। अच्छा, एचसीएफ हमने क्या निकाला था? एचसीएफ हमने निकाला था 20। तो क्या ये चीज इसको सेटिस्फाइड कर पाएगी? देख लेता हूं। तो रूल ये कहता है कि एलसीएम ऑफ 2040 इंटू एचसीएफ ऑफ 2040 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, दैट इज, क्या ये ट्रू होगा? ये बीच में इक्वल फाइन है, ये क्या ट्रू होगा? तो मैं ये देख लेता हूं। ये प्रोडक्ट करके कितना आएगा? 800 आएगा, 800 आएगा। क्या इधर का प्रोडक्ट 800 आ रहा है क्या? है ना। तो मैं ये यहां पे ये देख रहा हूं 20, एलसीएम ऑफ कितना है? 40। यहां पे कितना है? इसके जगह मैं क्या दूंगा? 40 इंटू एचसी ऑफ 20 एंड 40 क्या है? 20। तो मैं इधर भी देख रहा हूं कि इधर भी 800 ही आ रहा है। तो मुझे ये पता चल गया ओवरऑल कि ये चीज इस पे पूरा फिट बैठ रही है, मतलब ये इसको ये सेटिस्फाइड कर रही है। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में यूज होगा, क्वेश्चन बनाने वक्त में, सॉल्व करने वक्त में। समझ में आ गया क्या? बहुत इजी चीज है, और इसको एक बार और देखिएगा बढ़िया से। जहां पे समझ में नहीं आया होगा अगर, तो उसको बैक करके वीडियो को बढ़िया से सुन के, समझ के, देख के जो है समझने की भरपूर कोशिश करना है। बहुत इजी चीज है, ठीक ना। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना, और सारा कंसेप्ट समझ में भी आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ओके, बाय बाय।